हम जो अभी सीख रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, अगर आपके कोई प्रोडक्शन ओवरहेड अगर कॉमन है, कॉमन से मुराद ये है डिपार्टमेंट या मशीनें या प्रोडक्शन एक से ज्यादा है और उन सब के ऊपर कुछ खर्चे कंबाइन आ रहे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होती है, फैक्ट्री का रेंट। एक ही फैक्ट्री के अंदर अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं तो रेंट तो सब पर एलोकेट होना चाहिए, सब पर अपोर्शन होना चाहिए। एक ये, दूसरा ये है कि बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए तो नहीं होगा। तो उन सारे खर्चों को हम ये देखना चाहते हैं कि जो चीज हम बना रहे हैं उस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर मटेरियल तो सबका अपना अपना होगा, लेबर भी सबकी अपनी अपनी होगी, ये जो ओवरहेड है ना ये कॉमन हो सकते हैं। तो फिर हम एक स्पेसिफिक बेस के ऊपर उसको अपोर्शन कर देते हैं। पहला काम हमारा है कि जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं उनको हम अपोर्शन कर देते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम फिर अपने क्वेश्चन के अंदर अपोर्शनमेंट के बाद देखते हैं कि क्या कोई सर्विस डिपार्टमेंट तो नहीं है, और सर्विस डिपार्टमेंट पर खर्चे अपोर्शन भी हो चुके होते हैं। अब वो कहेंगे वो कैसे होंगे, आप अगर फैक्ट्री का रेंट है तो जितने एरिया पे कैंटीन है वो रेंट कैंटीन को एलोकेट होगा, जितने एरिया के ऊपर एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या सर्विस सेंटर है उनका, उतने एरिया का रेंट उसको एलोकेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड लाइट भी ऐसे ही है। अब जितना गैस का बिल आता है वो जितना फिर कैंटीन है या जो सर्विस एरिया होगा, यहां पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, उसके एक्सपेंस उसको चार्ज होने चाहिए। अब सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये सर्विस डिपार्टमेंट की बेस क्या क्यों है, ये प्रोडक्शन की वजह से। तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चों को चार्ज करें। तो तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को रीअपोर्शन कर देते हैं। इस रीअपोर्शन से क्यों बोलते हैं हम, ना बोलो आप वैसे अपोर्शनमेंट कह सकते हो, क्योंकि एक अपोर्शनमेंट का स्टेप हो चुका है, वो हर डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर वाइज, उसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर वाइज जिस जिसकी कॉस्ट है उसको हमने अपोर्शन और एलोकेट कर दी। फिर हमने देखा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, फिर उनको भी वापस क्या कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट कर दिया। ओके होगी बात। रीअपोर्शन करने के बाद जब ये रीअपोर्शन करेंगे, इसके हमारे पास ये मेथड है, तकरीबन 5 टाइप बन जाती है, मशहूर 3 है, बन 5 टाइप्स जाती है। सबसे पहली जो टाइप है ना वो ये है कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं बट एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे, उसके लिए हम करते हैं डायरेक्टली एलोकेशन मेथड। ये हमने सीख लिया कि एक डिपार्टमेंट के सारे खर्चे एक स्पेसिफिक बेस के ऊपर डिवाइड कर देंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के भी खर्चे एक स्पेसिफिक बेस के ऊपर डिवाइड कर देंगे। दूसरा, एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, लेकिन दूसरा सर्विस स्टेप डाउन मेथड। ये भी हमने कर लिया। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब भी ये पेपर में आए स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, हालांकि ये परेशानी वाली बात है ही नहीं। अगर सर्विस डिपार्टमेंट हो ही एक सिंगल सर्विस डिपार्टमेंट हो, हालांकि ये सबसे आसान है, सिंगल सर्विस डिपार्टमेंट अगर है तो सिंपल, जब उसको रीअपोर्शन हो गया सारा कुछ
उसका जो टोटल है वो सिंपल बगैर किसी मेथड के सिर्फ उसकी बेस देखो कि किस बेस के ऊपर करना चाहिए। जैसे अगर कैंटीन है वो नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर आ जाएगी, तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ वर्कर पे डिवाइड कर दो और हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये ऐसा सवाल वैसे मैं करवाता हूं आपको अज्यूम करके, पहले तो मैं ये एंड पे करवाऊंगा, याद दिलाना, क्योंकि ये बुक के अंदर एज अ अलग कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ एक दफा, तो इसलिए ये बताना भी जरूरी है। उसके बाद है लास्ट, एक से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है, मतलब के दो है, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो वो है ही, वो एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे। उसके लिए अगर बोथ सर्व टू ईच अदर आल्सो क्यों लिखा? प्रोडक्शन को तो दे ही रहे हैं, वो एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे। इसके लिए फिर दो मेथड है, अगर वो एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं इसके लिए दो मेथड, और वो दोनों मेथड करना जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है इस मेथड से करो, तो फिर वो कंपलसरी हो जाता है। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक है साइमल्टेनियसली इक्वेशन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अगर तो उसने बताया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि किस मेथड से करें, अगर उसने नहीं बताया तो जो मर्जी आपको अच्छा लगे, जो कि आपको पता है इक्वेशन वाला मेथड ही ज्यादा अच्छा लोगों को लगता है, तो उससे कर। आज हमारा टारगेट है इसको सीखना अच्छी तरह से। अगर ये दोनों तरीके सीख लेते हैं, इसकी तो खैर है, ये तो एक 5 मिनट की गेम है, सिर्फ सवाल पर टाइम हल करने में जितना टाइम लगना है बस वही टाइम। अब मुझे बताएं, इन दोनों को दोबारा रिवाइज करने की तो जरूरत नहीं है, ये ओके है। चलिए फिर हमने इन दोनों पे चलते हैं। सबसे पहले अपोर्शनमेंट किया हुआ सवाल ले लेते हैं, सारी अपोर्शनमेंट वो जब हम बड़ा सवाल करेंगे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वाइज इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। अगले 2 से 3 दिनों में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और मजीद 3 दिनों के अंदर अगला चैप्टर, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर है, तो इसलिए अब जो मैंने कहा था ना कि जब तक आपकी जिंदगी आसान है, ये आसान है। पहले ये चीज भी लोगों को मुश्किल लगती थी, लेकिन अब इसलिए नहीं मुश्किल लगती क्योंकि जो आप एक अच्छी मुश्किल से होकर आए, इसलिए वो पहला चैप्टर हमने इस तरह इसलिए ही पढ़ा था कि आपको ये फिर चीजें आगे जो आसान चीजें हैं वो कम से कम मुश्किल ना लगे। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एक क्वेश्चन लिखे कि हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी, टी और क्यू। एलोकेशन करके अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन हो चुकी है, सपोज अपोर्शन और एलोकेट हो चुके हैं खर्चे उसके। इसके हिस्से में 5000 आए, इसका 3000 आया, इसका 7000, और इनके 2500 और 1000। अब ये जो हैं ये हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये जो है आपका सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, ओके होगी बात। अब यहां पर आपको वो एक साइड पे एक डाटा देगा, वो डाटा 2 तरह से देगा।
अगर जो जेनेरिक डाटा देकर, जेनेरिक का मतलब क्या होता है, जो पहले से देता आ रहा है, तो हर कोई सवाल हल कर लेता है। वो थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता है, हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। याद रखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सब कुछ है ही आउट ऑफ सिलेबस। तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही हमारा सिलेबस है। तो इसलिए दिमागी तौर पर कुछ भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, कुछ भी वो पूछे वेलकम। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि ये जो P और Q है वो किसी भी अंदाज में दे सकता है, हम भी हर अंदाज को चेंज करके लिखेंगे। वो X को भी सर्विस, A को भी सर्विस दे रहा है, B को भी दे रहा है, C को भी दे रहा है, P और Q। अज्यूम करते हैं जो P के सारे खर्चे हैं ना, वो 30% खर्चे दे रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन है A के अंदर, 20% है B के अंदर, 40% है C के अंदर और 10% है Q। मतलब जो P अपनी सर्विस दे रहा है वो किस तरह सर्विस दे रहा है, 30% सर्विस अपनी A डिपार्टमेंट को दे रहा है, 20% सर्विस अपनी B डिपार्टमेंट को दे रहा है, 40% सर्विस वो अपनी C डिपार्टमेंट को दे रहा है, अपने आप को तो नहीं देगा, और 10% सर्विस वो अपनी Q डिपार्टमेंट को दे रहा है, जो कि बजाते खुद एक सर्विस डिपार्टमेंट है। अब जो Q के खर्चे हैं या Q की जो है परसेंटेज, वो 25% दे रहा है अपनी सर्विस A को। यहां पर कह लेते 30% वो सर्विस अपनी दे रहा है B डिपार्टमेंट को। उसके बाद 15 कर लें या 25% कर लें, किसको दे रहा है सर्विस अपनी C डिपार्टमेंट को, और 20% सर्विस दे रहा है वो E डिपार्टमेंट को और अपने आप को। अगर ये परसेंटेज में होगा तो याद रखें ये 100% होगा। अगर 100% नहीं होगा तो कोई चीज मिसिंग होगी, वो खुद ही 100% कर लेना। अगर ये परसेंटेज में होगा तो 100% परसेंटेज बन रही होगी, और अगर ये किसी और फॉर्म में होगा तो चाहो तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो जेनेरिक टाइप में नहीं आता तो किस फॉर्म में आता है, ऐसे ही लिख रहा हूं। सपोज दैट वो कह देता है नंबर ऑफ पर्सन 5, 7, 8, 2 ऐसे करके दे देता है। अब आप परेशान हो जाओगे कि हम क्या करें, हमारी तो प्रैक्टिस ही परसेंटेज की होती है। जब भी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हों, अगर वो परसेंटेज में दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं परसेंटेज में देगा तो कन्वर्ट कर लेगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसका करें टोटल 5, 7 सबका टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा 22। 5/22 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये उसकी परसेंटेज आ जाएगी। 7/22 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। 8/22 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। बात समझ लगी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में वैल्यूज गिवन हो, परसेंटेज में ना डाटा गिवन हो, इस केस के अंदर आप चाहो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंटेज में कन्वर्ट किए बगैर भी काम हो सकता है, बट क्योंकि हमारी आदत ऐसी होती है कि अगर हम तकरीबन 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो 38 क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म में, शायद 39 भी हो सकते हैं। इसलिए फिर उसी प्रैक्टिस पे अगर हम काम करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर सवाल हल कर लेंगे। बात समझ रहे हो। अब चलते हैं वापस। हाँ जी, पहले हम पढ़ रहे हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या पढ़ने लगे हैं, हेडिंग देनी है तो दे लें। पहले हम पढ़ने लगे, इसी टॉप दोनों एक ही साथ करवाऊंगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। पहले उठाते हैं पी के खर्चे। पी के खर्चे कितने हैं, 2500, जिसको मर्जी ले ले। ऑर्डर सिर्फ एक ही दफा फॉलो करते स्टेप डाउन मेथड, वरना और किसी में ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपके यहां पर पी को एलोकेट करना है। हम पी की परसेंटेज इधर ही लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। क्या परसेंटेज है, 30
फिर 20, 40, 10। उसके पैसे कितने हैं? 2500। अब क्या करें? 2500 का 30% ए को दे दें, 20% बी को दे दें, 40% सी को दे दें और 10% क्यू को दे दें। फिर 2500 का 30% 750, 500, 1000, 200। हाँ जी, पी हो गया एलोकेट, पी हो गया ना। अब करेंगे किसको? क्यू को। क्यू की भी परसेंटेज लिख लेते हैं इधर, एक दफा तो लिख लें ताकि बार बार ना देखना पड़े हमें। हाँ जी, 25, 30, 25, 25, 30, 25 और हाँ जी, 1000 का परसेंटेज लेंगे या 1250 की? ये तरीका तो हमने लास्ट टाइम ही सीख लिया था। हाँ जी, 1250 का 25% ले। कितना? 312.5, 312.5, 375, 312.5, 312.5। 250। लो जी, पी खत्म किया था फिर आ गया, पी खत्म किया था ना फिर आ गया। और इस मेथड का नाम ही क्या है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब आपके पास क्यू खत्म हो गया, क्यू 1250 था, खत्म हो गया, माइनस हो गया। पी 2750 है या सिर्फ 250 है? सिर्फ 250 है, क्योंकि पहले वाला 2500 तो हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब 250 को दोबारा पी डिस्ट्रीब्यूट करें। अब परसेंटेज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, करें जरा। 250 का 75, 30%, 75, 50, 100, 25, ये 250 खत्म हो गया। 20, लो जी, क्यू आ गया। रिपीट करो। अब फिर वापस क्यू को पकड़ लो। 6.25, अब डिस्ट्रीब्यूट किसको करने हैं? 25 को। 25 की परसेंटेज किसकी आएगी? क्यू की। तो 25 का 25% ले लो। 6.25, 6.25। अच्छा, पॉइंट के बाद ना 2 डेसिमल तक चले जाया करो, चाहे ज्यादा ना जाया करो। ठीक है, 6.25, 7.5, 7.5, 6.25, 6.25, 5 और ये 25 खत्म हो गया। अब फिर 5 आ गया, yes, फिर पी। 1.5, अब ये 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। पी है ना, तो पी को डिस्ट्रीब्यूट करें। 1.5, 1.5, 1, 1, 2, 2.5, 5 खत्म हो गया। 0.5। अच्छा, यहां पर हमें लगता है कि नंबर बहुत छोटा आ गया तो बंद कर देना चाहिए, बट एक बात का ख्याल रखना, जब आपने खत्म करना है ना, तो कम से कम इनका ऑर्डर का ख्याल रखना कि इनकी बारियां पूरी हों। पी क्यू एक दफा हो गया, फिर पी क्यू एक, पी हो गया लेकिन अभी तक क्यू, तो इसकी बारी जरूर पूरी करनी है। और कोशिश करना कि जितना, वैसे तो आपकी मर्जी है। हाँ जी, क्यू अब किसको करना है? 0.5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, 0.5 कर ले, 0.125, 0.13 कर देते हैं, 0.15, 0.15, 0.12, 0.12 0.01, और ये कितना हो गया? 0. 1, अच्छा, ये तो खत्म हो गया ना, 0. 1, और ये 0.5 खत्म। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 0.1 है, इनमें से किसी एक में एडजस्ट कर दिया करे, ताकि उसको तो खत्म करना है ना हमने, तो कुछ कहते हैं लिख दिया करे, कुछ नहीं होता। अब हमारा काम हो गया रिपीटेड। अगर एक स्टेप करने हैं तो 2 स्टेप और भी करना चाहो तो कर लो, फिर एक ने करना, फिर दोनों करने पड़ेंगे। पी को भी एक दफा एलोकेट करेंगे और क्यू को भी एलोकेट करेंगे। अब हम इसका कर लेते हैं 2 जी। ये तो 0.000 समथिंग चलता ही रहेगा, बस खेल कभी खत्म नहीं होगा, हो जाएगा, पता नहीं कब होगा।
हाँ जी, टोटल करें। हाँ ये है कि ये अच्छी बात है कि अगर पेपर में कोई सवाल ना आता हो ना, तो और ये सवाल पेपर में आते बाद लगे रहो जब तक कि आई कैप का टाइम नहीं खत्म होता ना। हाँ जी, ए का टोटल बताएं कितना आ रहा है? 6 1 4 5.39 8102.15 और वो नेक्स्ट को खत्म कर दिया ना, तो 0 हो गया एक तरह के। अब इससे आगे भी सवाल जवाब शुरू हो जा सकता है। यहां तक ये हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिए। इसके बाद फर्दर 2 सवाल पेपर में आ सकते हैं। एक सवाल डिपार्टमेंटल रेट, अगर डिपार्टमेंटल रेट पूछेगा इन्हीं ओवरहेड को बेस पे डिवाइड कर देंगे। सिचुएशन नंबर 1, अगर वो हमसे डिपार्टमेंटल रेट पूछता है, लास्ट 8410 8420.88 चलो डिपार्टमेंटल रेट। अगर तो पेपर में वो डिपार्टमेंट का रेट पूछेगा और बेस भी खुद बताएगा, और अगर कभी जिंदगी में कहता है कि डिपार्टमेंटल रेट बताएं बट रेट ना बताए, तो सबसे अच्छा जो होता है ना लेबर आर होता है या मशीन आर्स, ये होता है साइलेंट सिचुएशन। अगर वो बेस खुद बताएगा तो वही बेस ले ले। एक सिचुएशन तो ये कि अगर सपोज दैट वो लेबर आर बताता है हमें, लेबर आवर्स कहता है 500 घंटे डिपार्टमेंट ए पे काम हुआ है, 350 घंटे लेबर बी पे काम हुआ है, और 750 घंटे लेबर प्रोडक्ट सी के ऊपर काम हुआ है। तो डिपार्टमेंटल रेट क्या आएगा? इसको इस पे डिवाइड, इसको इस पे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंटल रेट पर आवर। डिपार्टमेंटल रेट पर आवर, मशीन है तो मशीन पर आवर आ जाएगा, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट पर आवर आ जाएगा। तो हमारे पास रेट आ गया पर आवर। हाँ जी, कर दे 500 पे डिवाइड 12.29 11.234 कर देते हैं, 11.22। ये हमारे पास एक सिचुएशन। इससे आगे ये आ सकती है कि वो आपसे डिपार्टमेंट का रेट पूछ सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन, वो कह सकता है कि इन 3 डिपार्टमेंट में ना 2 प्रोडक्ट या 3 या 4 या 5 प्रोडक्ट बन रही हैं और ये खर्चे उन प्रोडक्शन पे ऐड करो। अल्टीमेटली एंड पे फिनिश्ड गुड्स के ऊपर खर्चे जाते हैं सारे। ये तो डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी चीजें बन रही हैं उसका भी तो पता हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें करना पड़ेगा जनाब, यहां पर वो प्रोडक्ट लिख लेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी है, यानी हेडर कौन सा लिखना है और रो और कॉलम बनाने हैं, वो जिस तरह की मर्जी बना ले। जरूरी नहीं कि आपने ऊपर प्रोडक्ट लिखनी है। सपोज दैट आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब आपने सारे डिपार्टमेंट के खर्चे इनके ऊपर एलोकेट कर, अगर तो वो खुद बता देता है बेस तो ठीक है, वरना इनकी बेस हमेशा इनके यूनिट्स होते हैं। इनकी बेस हमेशा इनके, वो क्वेश्चन के अंदर क्या देता है कि आपने 300 यूनिट बनाए हैं अल्फा के और 200 यूनिट बनाए हैं बीटा के। तो क्या करेंगे? हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को 500 पे डिवाइड 300 से मल्टीप्लाई, और तो यहां पर लिखेंगे डिपार्टमेंट ए,
और चाहे तो एक कॉलम बना लेना उसके खर्चों का भी, कितना उनका खर्चा आ रहा था 6145, 6145। बी का आ रहा था 3934, 3934। सी का आ रहा था 8421। अब ये सारे खर्चे हमने किसको दे देने हैं, जिसका हक है। क्या करेंगे, इन सबको 500 पे डिवाइड 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा। हाँ जी करें जरा, पहले तो 500 पे डिवाइड, 11,000 सबको 500 पे डिवाइड, हाँ जी 300 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, ये डिपार्टमेंट ए के खर्चे हैं ना, हमने अल्फा और बीटा को देने, तो 500 पे डिवाइड करेंगे। हाँ जी कितना 3687, पॉइंट को अब छोड़े 2458। अब बी डिपार्टमेंट के सेम ऐसा ही तरीका 1574 2601574। फिर उसके बाद सी डिपार्टमेंट में आ जाए, कितना 5053 3368 3368। अब आखिरी केस, आखिरी तो नहीं, अभी एक और केस है वो भी हमने पढ़ा नहीं। अब वो कहता है कि मुझे अल्फा की पर यूनिट कॉस्ट बताओ, तो ये तीनों कॉस्ट किसकी थी, ये अल्फा की है तीनों कॉस्ट, और ये तीनों कॉस्ट किसकी है, डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन में आ गई। अब प्रोडक्शन की कॉस्ट प्लस कर लो, और अगर वो हमसे पर यूनिट पूछे तो यूनिट पे डिवाइड कर। ओके होगी बात। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन को एंड तक हम लेकर गए, पहले एलोकेशन की, अपॉर्शनमेंट की, फिर उसको रीअपोर्शन कर दिया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, फिर आगे फर्दर डिपार्टमेंटल रेट पूछेगा तो उसको रेट बताएंगे, अगर वो प्रोडक्शन का रेट पूछेगा तो प्रोडक्शन में लाकर रेट बता देंगे। अब सवाल यहां से शुरू हुआ था आपका, बल्कि इससे शुरू पहले भी शुरू हो सकता है, यहां से हमने शुरू किया था, पहले किया रिपीट करने के बाद यहां तक तो सेम प्रोसीजर है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है जी, रेट फाइंड करने के लिए उसकी बेस पे डिवाइड करेंगे, और अगर प्रोडक्शन में लेकर जा रहा है तो इसको प्रोडक्शन में लेकर चले जाए। डन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी ओके है, साइमल्टेनियसली भी चलें, चले जी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन से करते हैं, जो कि यहां तक तो सेम है, आंसर यहां तक पहुंचेंगे, आगे फर्दर डिपार्टमेंटल रेट पूछेगा या प्रोडक्शन में लेकर जाएगा, वहां से फर्दर आगे सेम तरीका होगा। हेडिंग दे लें, साइमल्टेनियसली इक्वेशन, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। क्वेश्चन के अंदर ए, बी, सी, टी और क्यू, पहले वही चीज है, सारा वहां तक सेम आएंगे। हाँ जी, पहले जो एलोकेटेड और अपोर्शन हैं, जो पहले से एलोकेशन और अपोर्शन किए हुए हैं, ए के कितना किया था 5000, बी का 3000, सी का 7000 और 2500 1000। यहां तक तो सेम है, और उसकी जो परसेंटेज थी पी और क्यू की, ए को, बी को, सी को, पी को और ए को, पी को कितनी थी 30%, 20%, 40%, 10%, 25%, कितना 30%,
25%। सेम सवाल हुआ ना, ये सवाल ही वही कर रहे हैं, लेकिन मेथड कौन सा है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। आपने इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना, या अगर यहां पर लिखोगे तो हमें एक दफा ये दोबारा फिर लिखना पड़ेगा, इसलिए हम नीचे लिख देते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन, जिसमें हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट P। पहले सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड को हमने क्या किसके बराबर लेट कर लिया, और y इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट Q। ओके, क्या किया हमने, x किसके बराबर है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट P, और टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट, इक्वेशन बनानी है तो फिर एक्स वाई तो चाहिए। यहां पर आते हैं और यहां पर मैं इक्वेशन आपको सिखाता हूं कि यहां से ही बनाए हम, इधर से ही। मैं लिखने लगा हूं एक्स। एक्स क्या है रफीक, एक्स क्या है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट P। वो कितने हैं, ये 2500 तो उसके ऊपर अपने खर्चे आए, जो सर्विस वो क्यू से ले रहा है वो भी तो आएंगे। 2500 तो उसके अपने डिपार्टमेंट के आ गए ना, जैसे हमने पहले एक दूसरे को जो सर्विस दे रहे हैं, तो एक का खर्चा दूसरे पे, दूसरे का खर्चा पहले पे आएगा, फिर उन दोनों के दोबारा खर्चे प्रोडक्शन पे जा रहे थे। ये जो 2500 ये तो उस कहानी से पहले है। तो 1% यानी एक इक्वेशन मेथड है, इस इक्वेशन मेथड ने इस काम को और आसान कर दिया। वो कहता है 2500 तो पूरे पूरे उसके जाती खर्चे आए थे क्यू की सर्विस लिए बगैर। वो जो क्यू की सर्विस ले रहा था उसके ओवरहेड भी तो इसमें कुछ जाएंगे, इसका मतलब है प्लस। अब ये देखें क्यू पी को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है, 20 या 10? दोबारा पूछ रहा हूं, क्यू पी को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है, 10% या 20%? दोबारा पूछता हूं, क्यू प्रोडक्ट P को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है, 20% या 10%? 10%। फातिमा 20%, कबीरा 20%, जमाना 20%। अब देखिए इसका अंदाजा कैसे लगाना है, पेपर में भी ये गलती हो जाती है। आपने ये देखना है क्यू की सर्विस सबको देखना है। देखिए ये जो आपने 10% लिया ना, आपने ये देखना है कि ये सर्विस किसकी है, पी की। पी सर्विस दे रहा है ए को, बी को, सी को, क्यू को, ऐसे ही है। पी सर्विस दे रहा है सब डिपार्टमेंट को, ये पी सर्विस दे रहा है बाकियों को, और हम किसको देख रहे हैं, पी के ओवरहेड। ये पी सर्विस दे रहा है 25% ए को, ये बाकी डिपार्टमेंट के साथ लिंक करके ही हमेशा करना। 30% किसको सर्विस दे रहा है, बी को, 25% किसको सर्विस दे रहा है, और 20% सर्विस किसको दे रहा है। इसका मतलब है क्यू पी को 20% सर्विस दे रहा है, इसका मतलब है क्यू के जो खर्चे होंगे वो 20% किसको जाएंगे, मतलब 20% को मैं लिख सकता हूं 0.20, और क्यू के खर्चे किसके बराबर हैं, y के बराबर मैंने लेट कर लिया। तो ये इक्वेशन बनाने का तरीका है बस। अब ये एक इक्वेशन अगर सही है तो दूसरी भी ठीक है, और अगर पहली गलत है तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी भी गलत है।
अगर पहले आपने 10% लिख लिया ना तो जाहिर सी बात है दूसरे में 20% लिखोगे। अब y किसके बराबर है भला? क्यू y है q के टोटल, तो कितने हैं? 1000 प्लस 10% ऑफ x। ये इक्वेशंस आपकी बन गई। फिर भी एक दफा देख ले, सबसे पहले एक डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे प्लस दूसरे से जो हिस्सा है, फिर y उसके अपने टोटल खर्चे प्लस दूसरे का जितने परसेंट हिस्सा उसको मिलना है। अब इसको इसके आगे हल करने के दो मेथड, एक है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के लिए भी हमें एक स्टेप करना पड़ेगा, और एक है डायरेक्ट हल करना। दोनों तरीके सिखाता हूं पेपर में, दोनों का तरीका भी बताता हूं कि किस तरह से लिखना है। पहला तरीका जी, पहला तरीका यह है कि मेन हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला तरीका x इज इक्वल टू 2500 प्लस 0.20 और यहां पर लिख दे y की वैल्यू। x इज इक्वल टू 2500 प्लस 0.20 और y की जगह क्या पुट कर दिया? उसकी वैल्यू। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? x इज इक्वल टू 2500 प्लस 200 Yes, sir. प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.02 0.02. x उधर ले जाओ, x माइनस 0.02 x इज इक्वल टू 2700 x इज इक्वल टू 2700 ओवर 0.02 डिवाइड बाय 0.98। 1 में से माइनस भी तो करना है, 1 माइनस, और ये बनेगा ना 1 माइनस 0.02x, और जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ 1। ये 0.10x के बाद 1000 है, 0.10x के बाद क्या हुआ? ये 0.10x के ये 0.2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कैलकुलेटर है 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। वो स्क्वायर वाला भी कुछ स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.10x की जगह पे तो 1000 लिखा था मैंने। वो वैल्यू पूछती है, y की जगह वैल्यू पुट की है ना वो value। अच्छा, ये इक्वेशन है, यस सर। इस x की जगह 2500 0.2 और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, मैट्रिक करके मैंने आई कैप को मेल करता हूं कि कम से कम मैट्रिक पास बच्चे को सीए में एडमिशन देना चाहिए, तो उन्होंने कम से कम थोड़ा सा मैट्रिक किया हो। किया भी मैथ में है? नहीं, प्रैक्टिकल में अच्छा इसलिए तो बोल चलिए, अच्छा कितना आंसर आ गया? 27। अब ये 2755 यहां पर x की जगह जाकर रिप्लेस कर दे तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। मतलब y इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.10 इंटू 2755 1275 12.15 है, 0.5 है तो 6 कर देते हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आपने एक वो x की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं, y की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका है नलाइकों वाला। देखिए, सबसे पहले आपने करना यह है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। x माइनस 0.20 y इज इक्वल टू 2500। इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया। वो इधर खामोश हो जाए ना, अभी तो सवाल शुरू किया है। x माइनस 0.20 y इज इक्वल टू 2500।
कैसे किया? इस पॉइंट यानी इसको इस साइड पर लेकर गए। अब x को इधर लेकर गए, -0.10x प्लस y इज इक्वल टू 1000, इसको रीअरेंज किया। मतलब x और y को एक साइड पर लेकर गए, पहले x फिर y इक्वल टू, कैलकुलेटर में जाकर पुट कर दो। Yes. अपने कैलकुलेटर पे जाओ, मॉड प्रेस करो, फिर 5 पे जाओगे और फिर 1 पे, मॉड 5 1, तो आपके पास वो इक्वेशन आ जाएंगी साइमल्टेनियस। अब पुट कैसे करेंगे? x की जगह, a की जगह 1 इक्वल, फिर -0.20 इक्वल, फिर 2500 इक्वल, ऐसे ही, फिर -0.10 इक्वल, 1 इक्वल, 1000 इक्वल, फिर अगेन इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2755 और y की वैल्यू आ जाएगी 1276। ठीक है, बट आपने ये जो चीजें हैं ये पेपर में नहीं लिखनी, आपने ये इक्वेशन बना के एक सेंटेंस लिखना है, इक्वेशन सॉल्व्ड बाय साइमल्टेनियसली, और फिर x और y की वैल्यू लिख देनी है। इक्वेशन बना के फिर एक सेंटेंस लाजमी लिखना है, क्योंकि हमने कुछ स्टेप तो किया नहीं, तो क्या लिखना है? इक्वेशन सॉल्व्ड बाय साइमल्टेनियसली, और फिर ये x इज इक्वल टू 2755 और 1276 लिख दे। पहले अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी तो x और y की वैल्यूज आई हैं, जो कि x है p के टोटल ओवरहेड और y है q का ओवरहेड। आज फिर वापस वतनों पे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना जब साइमल्टेनियसली में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ताकि गलती का कोई चांस ना हो, आपने सर्विस डिपार्टमेंट को छोड़ के ना ए बी और सी ले। अब P के टोटल कितने पैसे हैं? 2755। P के कितने हैं? 27। अब इसको कर दे एलोकेट, और करेंगे कैसे एलोकेट? इसका 30% दे दे A को, 20% दे दे B को, और 40% दे C को, और इस 10% का वो खुद ही एडजस्टमेंट हो चुकी है, क्योंकि रिपीट तो हमने करना नहीं। तो आपने क्या करना है? 30% दे देना A को, 20% दे देना B को, और 40% दे देना है C को। तो करें जरा 83.2.5। B को कितना परसेंटेज मिल रही है? 555। और C को 111 परसेंटेज कितनी है भला उनकी? 30 20 40 30 20 40% लेना परसेंटेज में है। 826.5 826.5 551 और उसका 40% 110। आप इसको 27 कर देते हैं, 827। 319। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब आ जाए क्यू। क्यू का कितना है? 319। टोटल कितने? टोटल 1276। परसेंटेज भी बताए उनकी। 25 30 25 Yes. 25 30 25। हाँ जी, 1276 कितना? 319 382.8 है, तो इसको 3 कर देते हैं, 319। और 31।
अच्छा, इसके पहले जब ये आपने ये लिखी थी तो उनकी ओरिजिनल वैल्यू ने 5000, ये भी साथ आनी है यहां पर 5000, इसका 3000 और इसका, क्योंकि ये तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे आए ना जो उनके अपने जाती खर्चे थे। अब आप कर लेंगे टोटल 6146, फिर 3934, फिर 84221। अब ये जरूरी नहीं कि ये इसका आंसर और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का आंसर बराबर हो। अब दोबारा इसका सीक्वेंस, इसके बाद क्या होगा, आगे वही कहानी शुरू हो जाएगी। अगर रेट फाइंड करना है तो रेट फाइंड कर लो, अगर आगे दो प्रोडक्शन गिवन है तो उन पे इसके खर्चे ले जाओ। ये था एलोकेशन करने का तरीका। अब इसका सीक्वेंस एक दफा दोबारा सुनिएगा प्लीज, वो इधर बातें बाद में करना। यहां तक सेम तरीका। इसके बाद अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इन दोनों के बारी बारी परसेंटेज लेते जाएं टोटल, या फिर इनको एलोकेट कर ले। पहले दो इक्वेशन बनाए, पहले ये लिखना है लेट x इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट, y इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ, वो लिखने के बाद इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के इसको सीधा करना है, मतलब इस फॉर्मेट में लेकर आना है। फिर कैलकुलेटर में पुट करके एक सेंटेंस लिखना है, सॉल्व बाय साइमल्टेनियसली। आप ये लिख सकते हो, इन कैलकुलेटर भी कर सकते हो, x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। जी ये देखें, उसके अपने जाती खर्चे कितने थे 2500, अब कितने हो गए टोटल 2755। ये जो ऊपर 255 आए हैं ये उसका हिस्सा ही तो इसमें ऐड हुआ है, जो उसकी सर्विस मिल रही थी इसको, ये उसके एक्सपेंसेस है। इसके टोटल कितने थे 1000, तो 1276 कैसे हुए, वो जो उधर से हिस्सा आया है वो है। ठीक है, अब इन दोनों खर्चों को फिर आपने, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना सर्विस डिपार्टमेंट के बगैर एक फॉर्मेट बना लेना। बना उसको भी सकते हो, उसके साथ ही कर सकते हो, लेकिन वहां गलती ना हो जाए, इसलिए साइमल्टेनियसली क्वेश्चन में इसको बाद में अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख लेना, उसके जो अपने खर्चे आ रहे थे वो लिख देना, और फिर ये जो खर्चे एलोकेट करने हैं उनकी गिवन परसेंटेज, उनकी, अगर किसी ने वैसे सवाल नहीं पूछा, ये सवाल रेस करना बनता था। हाँ, बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि इसलिए बराबर नहीं आ रहा क्योंकि ये इसके खर्चे सारे इनको नहीं मिलने, कुछ खर्चे उधर भी जाने, तो जो दूसरे डिपार्टमेंट को आ गए ना, वो जो डायरेक्ट आए हैं ये इसके अपने सारे, देखिए इनका टोटल करें जरा, इनका टोटल करें, वो कर तो टोटल तो करो, मैंने ये 2480, इसका जो बाकी खर्चा है ना वो इनके साथ मिलके एलोकेट होगा। देखिए आप कहते हैं 2755 नहीं आ रहा, 2755 का जो 20% है वो इधर नहीं है, वो इसके साथ मिलके एलोकेट होगा। अब इसका जो आप जरा करें, जरा इसका टोटल करें, इसका टोटल करें दोनों का 1020 कर लेते हैं, 21 को राउंड ऑफ किया हुआ है ना। अब जरा क्या हुआ, चलो इसका टोटल करें, इसका टोटल करके दिखाएं 3501। आप मुझे ये बताएं दोनों डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे कितने थे 3500, दोनों डिपार्टमेंट के खर्चे कितने थे 3500, चाहे वो जिसको भी दे रहे थे उनके अपने एक्चुअल खर्चे 3500 ही थे ना, और इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल किया ना आपने, ये भी तो 3500 ही आ रहा है, वो इसके ऊपर एडजस्ट हो चुके हैं। वो जो डिफरेंस आ रहा है ना वो एक के दूसरे के साथ एलोकेट हो रहे हैं और पहले वाले अपोजिट एलोकेट हो रहे हैं। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो इनके साथ इधर एलोकेट हो गया है, जो इसका डिफरेंस आएगा वो इसके साथ एलोकेट होगा। ओवरऑल तो 3500 खर्चे हुए हैं ना एक्चुअल में, और 3500 जिस अंदाज में भी जाने हैं
टोटल 3500 से ज्यादा नहीं आ सकता, ना ही कम आ सकता है, तो इसलिए टोटल तो 3500 ही है। ठीक है, तो ये पहली दफा मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था कि वो किधर गए। हाँ वो ना, वो है इसके अंदर, बस लाइट चली गई है। जैसे आप लोग बहाना नहीं करते हो, वो काम क्या करो, लाइट ही नहीं आ रही हो भाई, मोबाइल इतने यूपीएस के नहीं, आज तो सवाल चेक करने वाले थे नहीं, आप कल देखना, फिर मैं नहीं करता जरा। अच्छा, जो सवाल आपने घर से करने हैं वो देख ले। अब तो हमारे सवाल इतने ज्यादा हो जाएंगे कि, क्योंकि अब पूरा चैप्टर ही हो गया एक तरह से, बट इसमें जो मजीद कुछ पॉइंट्स हैं वो साथ साथ मैं आपको करवाऊंगा। जी हाँ, अगर वो खुद को दे भी रहा हो ना सर्विस, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि उसके खर्चे अल्टीमेटली तो कहीं चले ही जाने हैं, तो इसलिए टोटल खर्चों को ना बाकियों को दे दे। अगर खुद को सर्विस दे भी रहा है ना, तब भी इग्नोर करें। हाँ जी, सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन करना है जी, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे सवाल हुए, पहले 5 तक हुए। चलो फिर गिनती शुरू, 6 7 8। चले 6 अभी ना करें, 6 मैं टेस्ट में पूछ लूंगा, कर लेना। 7वां बस कुछ नहीं करना, जो उस रिक्वायरमेंट में पूछो बस वही कर लें। 7वां और 8वां, सातवां 8वां, हाँ जी 7वां 8वां, बस 2 सवाल कर।